स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस पर। साथियों, भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका क्लास 5 लेकर आ गए हैं और उनका हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 5 लेकर आए हैं। आज हम भक्तिकाल पार्ट 2 में प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी शाखा को देखेंगे। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी शाखा। निर्गुण उपासक भक्तों यानी निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा सूफी शाखा। याद रखिएगा, निर्गुण काव्य धारा की जो दूसरी शाखा है वो क्या है? वो है सूफी शाखा। सूफी शाखा के कवि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या बताए हैं? तो प्रेम तत्व बताए। क्या बताए हैं? प्रेम तत्व। यानी निर्गुण काव्य धारा के जो दूसरी शाखा है सूफी शाखा, उसके अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं वे ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग बताए वो क्या बताए? प्रेम को बताए, यानी प्रेम तत्व को बताए हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सूफी शाखा के अंतर्गत प्रेम कथाएं लिखी गई। यानी सूफी शाखा जब आप पढ़िएगा तो सूफी शाखा यानी सूफी काव्य के अंतर्गत प्रेम कथाएं लिखी गई जो नायिका प्रधान रही। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी काव्य जो है वो नायिका प्रधान काव्य उसे माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिकतर रचनाएं जो हुई हैं वे सभी नायिका प्रधान हैं। अगला, सूफी काव्य के अंतर्गत आने वाले कवि मुसलमान थे। सिर्फ एक हिंदू कवि सूरदास पंजाबी नाम का था। यानी सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी कवि थे सभी मुसलमान कवि थे। सिर्फ एक कवि ऐसा था जो हिंदू था, जिसका नाम था सूरदास पंजाबी। याद रखिएगा, सूरदास पंजाबी जो सूफी शाखा के अंतर्गत आने वाला एकमात्र हिंदू कवि था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सूफी कवि अधिकतर बाहर से आए हुए थे, परंतु वे भारत में हिंदू संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। याद रखिएगा, सूफी कवि जो है अधिकतर कहाँ से आए थे? भारत से, बाहर से आए हुए थे। परंतु जब वे भारत आए तो भारत में आने के बाद भारत की जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इससे वे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, जिसका झलक उनके काव्य रचनाओं में भी देखने को मिलता है। अब सूफी कवि बाहर से आए हुए थे, इस पर चर्चा करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत में जो मुसलमान शासक जो आए हुए थे सब बाहर से आए हुए थे। बाहर से आकर भारत पर अपना कब्जा जमाया, तो उनके साथ उनके जो कवि थे वे सब भी क्या हुए थे? तो वे सब भी भारत आए। तो भारत आने के बाद यहाँ की जो हिंदू संस्कृति है उससे इतना प्रभावित हुए कि वे लोग क्या करने लगे, अपनी काव्यों में हिंदू संस्कृति से संबंधित, कहने का मतलब उनके काव्यों में हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सूफियों की एकमात्र यानी सूफियों में एकमात्र कवित्री भी थी। याद रखिएगा, सूफी कवि थे तो सूफी कवियों में एकमात्र कवित्री थी जिनका नाम था राबिया। याद रखिएगा, राबिया। अधिकांश सूफी काव्यों की भाषा क्या है? तो अवधी है। परीक्षा में अगर आ जाए सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख भाषा वो क्या है? तो अवधी है। याद रखिएगा, अवधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि तथा उनकी रचना मृगावती को प्रथम सूफी काव्य माने हैं। क्योंकि अभी हम आप पढ़ा रहे हैं आपको रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये चर्चा तो होना ही है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य के अंतर्गत प्रथम सूफी कवि किसे माने हैं? तो प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माने हैं, और उन्हीं की रचना है मृगावती। यानी कुतुबन की रचना मृगावती को उन्होंने प्रथम सूफी काव्य माना है और कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन्हें प्रथम कवि माना, प्रथम सूफी कवि? तो कुतुबन को माना, और उनकी रचना मृगावती को प्रथम सूफी काव्य माना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सूफी काव्य के अन्य नाम भी क्या है? प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा भी सूफी काव्य को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा के जितने भी प्रमुख कवि हैं और उनकी जितनी भी रचनाएं सबकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने
कुतुबन को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका समय जो बताया है, उनके अनुसार इनका समय जो है संवत 1550 के आसपास है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी कुतुबन का जो समय है वो कितना माने हैं, 1550 के आसपास। इनके गुरु कौन है, तो कुतुबन के गुरु हैं शेख बुरहान, याद रखिएगा। कुतुबन के गुरु कौन है, शेख बुरहान है। अब जौनपुर के राजा हुसैन शाह के राजाश्रित कवि रहे। यानी कुतुबन जो हैं कुतुबन जी जैनपुर के राजा थे, हुसैन शाह उन्हीं के राजाश्रित कवि रहे। सूफी शाखा के प्रथम कवि भी इनको माना जाता है, किनके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। और इनकी जो प्रमुख रचना कौन है, तो मृगावती है। कौन सी है, मृगावती। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, मृगावती के बारे में, क्योंकि हम रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो मृगावती के बारे में चर्चा करते हैं। तो सब रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती की जो रचना काल है वो माने हैं संवत 1558। कितना, संवत 1558। अगर इसे ईस्वी में देखा जाए तो 1501 ईस्वी, 1501 ईस्वी। हम आपको क्लास के प्रारंभ में ही, जब हम भक्ति हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाना शुरू किए थे, आपको हम चर्चा कर दिए थे कि अगर आपको संवत से ईस्वी में निकालना तो 57 वर्ष क्या करना, विक्रम संवत में 57 वर्ष को माइनस कर देना। तो 1558 में जब हम 57 माइनस करते तो 1501 ईस्वी, यानी विक्रम संवत में अगर आप 57 वर्ष घटा दीजिएगा तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। तो रचना काल कितना मृगावती का, तो 1501 ईस्वी। छंद, इसमें छंद किस प्रकार का प्रयोग है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए हैं कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा है। यानी कुतुबन ने मृगावती की रचना करते हुए 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा, यानी चौपाई दोहा क्रम ये है। इसके नायक और नायिका कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में नायक और नायिका अक्सर पूछ देता है। तो नायक और नायिका के बारे में देखते हैं। तो मृगावती का नायक राजकुमार हैं, क्योंकि इनकी नाम की कोई चर्चा नहीं, सीधे राजकुमार सिर्फ चर्चा है कि राजकुमार थे। और इसकी जो नायिका है वो राजकुमारी मृगावती है। अब इस कहानी का सारांश भी आपके सामने हम लेकर आए हैं। आखिर इस काव्य की कहानी क्या है, तो कहानी का सारांश आप देख लीजिए। तो इस रचना में चंद्रनगर के राजा का पुत्र, चंद्रनगर के राजा का पुत्र जिसे राजकुमार कहा गया है, तथा कंचनपुर की राजा की पुत्री मृगावती की प्रेम कथा का क्या है, तो वर्णन है। एक बार फिर से समझिएगा इस कहानी क्या है। तो इसकी कहानी में चंद्रनगर के राजा का पुत्र, जिसका राजकुमार के नाम से रखा गया, नहीं राजकुमार ही कहा गया, कोई नाम नहीं, राजकुमार ही आपको जानना है। तो चंद्रनगर के राजा का पुत्र तथा कंचनपुर के राजा की पुत्री मृगावती की प्रेम कथा का इसमें क्या है, तो वर्णन है। यानी राजकुमार और मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अब देखिए, राजकुमार अनेक कष्ट झेलकर मृगावती को प्राप्त करता है, परंतु मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा, मृगावती जो है वो उड़ने की कला जानती थी, उड़ने की कला जानती थी। जब राजकुमार अनेक कष्ट झेलकर जब मृगावती को प्राप्त भी कर लेता है, परंतु मृगावती क्या करती है, राजकुमार को धोखा देकर उड़ जाती है। राजकुमार योगी के वेश में मृगावती की खोज में निकलता है। अब राजकुमार फिर क्या करता है, तो राजकुमार योगी बन जाता है और योगी के वेश में क्या करता है, तो मृगावती की खोज में निकल पड़ता है। आगे रास्ते में जो है, रास्ते में रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाता है। अब उसी खोज के दौरान उनको रास्ते में एक रुक्मणी नाम की एक सुंदरी है जिसे राक्षस कैद किए हुए रहता है, उसे क्या करता है, वह बचाता है। राक्षस को क्या करता है, राक्षस को मार भगाता है वहां से, और उसे क्या करता है, बचाता है, और उससे विवाह भी करता है, उससे क्या करता है, विवाह भी कर लेता है। मृगावती मिल जाने पर, अब मृगावती क्या होती, मिल जाती है, क्योंकि उसी के खोज के दौरान उनका विवाह किससे होता है, तो राजकुमार का रुक्मणी से विवाह हो जाता है। अब मृगावती के मिल जाने पर राजकुमार 12 वर्ष उसी के पास रहता है। जब मृगावती मिल जाती है तो 12 वर्ष क्या करता है, राजकुमार किसके पास रहता है, तो राजकुमार जो है वो मृगावती के पास रहता है। देखिए अब यहाँ क्या हुआ, रुक्मणी से विवाह करता है, फिर रुक्मणी से विवाह करके वहां से पुनः चल देता है, फिर आगे बढ़ जाता है मृगावती के खोज में। फिर जब मृगावती उसे मिल जाती है तो मृगावती के पास ही राजकुमार क्या करता है, 12 वर्ष तक रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितने वर्ष तक रहता है, 12 वर्ष तक उसके पास रहता है।
अब ऐसा होता है कि पिता के बुलाने पर, अब पिता का बुलावा आता है राजकुमार के पास, क्योंकि राजकुमार अपना राजमहल छोड़कर मिर्गावती की खोज में निकल जाता है। तो पिता का बुलावा आने पर, यानी पिताजी के बुलाने पर राजकुमार क्या करता है, दोनों रानियों के साथ अपना राज्य पहुंचता है। फिर क्या करता है, दोनों रानियों के साथ अपना राज्य पहुंचता है। राजकुमार का हाथी से गिरकर, अब ऐसा होता है कि कहानी के अंत में राजकुमार जो है हाथी से गिरकर मर जाता है। अब राजकुमार के हाथी से गिरकर मर जाने पर उनकी दोनों रानियां यानी रुक्मणी और मृगावती क्या होती है, राजकुमार के साथ सती हो जाती हैं। तो यही इसकी कथा है, याद रखिएगा, पूरा मृगावती की कथा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें मृगावती जो है उड़ने की कला जानती थी। अब यहाँ देखिए राजकुमार के पिता का नाम क्या था, तो राजा गणपति देव, और मृगावती के पिता का नाम क्या था, तो राजा रूप मुरारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। और मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी, कला जानती थी, जिसके कारण वो उड़ भी जाती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसमें जो नायक और नायिका राजकुमार और मृगावती है, अब बीच में उपनायिका के रूप में कौन आई है, तो उपनायिका के रूप में रुक्मणी आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, हम मृगावती कुतुबन को पढ़ लिए। अब आगे उन्होंने परिचय दिए हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने मंझन। अब मंझन कवि जो है, इनकी रचना का नाम क्या है, तो मधुमालती। मंझन की रचना क्या है, मधुमालती है। अब इसमें देख लेते हैं मधुमालती। अब मधुमालती का जो रचना काल प्रेम रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, संवत 1550 से 1595 के बीच मानते हैं। संवत 1550 से 1595 के बीच मंझन की रचना को रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। इसमें जो छंद योजना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए हैं कि इसमें छंद योजना जो है 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम है। एकदम एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुतुबन के जैसा ही, मृगावती के जैसा मधुमालती में भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया है। अब इसकी नायक और नायिका, अब नायक कौन है, तो मधुमालती जो इनकी रचना है, इसके नायक कौन है, तो मनोहर है, और नायिका मधुमालती है। अब इसमें उपनायक और उपनायिका के रूप में भी है, याद रखिएगा, इसमें नायक और नायिका है, उपनायक और उपनायिका भी है। तो उपनायक कौन है, ताराचंद है, और उपनायिका कौन है, तो प्रेमा है। प्रेमा कौन है, तो मधुमालती की सखी है, याद रखिएगा, मधुमालती की क्या है, सखी है। अब इसका भी कथा का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मधुमालती की कथा ऐसा है, इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र राजकुमार मनोहर, देखिए याद रखिएगा, राजकुमार किसका पुत्र था, तो कनेसर के राजा सूरजभान का पुत्र था। और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा है, यानी मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है। राजकुमार मनोहर मधुमालती के प्रेम वियोग से विकल होकर उससे मिलने समुद्र मार्ग से निकल पड़ता है। देखिए इतना प्रेम में इतना वियोग में विकल हो जाता है, यानी प्रेम वियोग से इतना विकल हो जाता है कि वह मधुमालती से मिलने के लिए समुद्र मार्ग से निकल पड़ता है। समुद्र में तूफान आने पर वह पटरे के सहारे एक जंगल के समीप पहुंचता है तथा उस जंगल में कैद विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा को राक्षस के हाथों से बचाता है। देखिए अब क्या होता है, जब समुद्र में तूफान आता है, तो तूफान आने के बाद क्या होता है कि वह एक पटरे के सहारे क्या होता है, तो समुद्र से एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहते बहते एक जंगल के समीप पहुंचता है तथा उस जंगल में पहुंचने के बाद वहां देखता है कि एक राजकुमारी है जिसे राक्षस किया है, तो कैद करके रखा है। तो कुल मिलाकर कथा आगे पीछे एक ही जैसा लग रहा है। तो जब जंगल में देखता है कि एक विश्रामपुर के राजा हैं चित्रसेन, उन्हीं की राजकुमारी प्रेमा है जिसे राक्षस ने क्या किया है, तो कैद करके रखा है। तो राक्षस के हाथों से क्या करता है, तो राजकुमारी प्रेमा को बचाता है। अब यहाँ हम चर्चा पहले क्यों कर रहे, जब प्रेमा को बचाता है, प्रेमा से पता चलता है कि जो राजकुमारी जो प्रेमा जो है वो चित्रसेन की पुत्री है, और चित्रसेन कौन है, तो विश्रामपुर के राजा हैं। आगे देखिए, प्रेमा मनोहर को अपना भाई मानकर उसका राजकुमारी मधुमालती से मिलन कराती है। देखिए प्रेमा जो है, प्रेमा को फिर ऐसा होता है कि इसकी कथा में, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे सारांश के रूप में लाए हैं, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि मनोहर अपनी प्रेम कथा प्रेमा को सुनाता है। अब सुनाने के बाद जब प्रेमा बताती मैं मधुमालती की सहेली हूँ, और उसे वो अपना भाई फिर मान लेती है, यानी प्रेमा मनोहर को अपना भाई मान लेती है और अपना भाई मानकर राजकुमारी मधुमालती से मिलन भी कराती है। कौन कराती है, तो प्रेमा कराती है।
अब इसमें कुछ और भी प्रसंग आए कि प्रेमा के पिता को जब पता चलता है कि राजकुमार मनोहर ने मेरी पुत्री को राक्षस से बचाया है तो इसका विवाह करना चाहते हैं, परंतु प्रेमा यह कहकर मना कर देती कि मैंने इसे अपना भाई मान लिया है। अब आगे देखिए, मधुमालती अपनी माँ के शाप से पक्षी बनकर ताराचंद के यहाँ चली जाती है। अब देखिए इसमें और भी कथा में कुछ और भी और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है कि जब मधुमालती की माँ को पता चलता है कि राजकुमार मनोहर से मधुमालती प्रेम करती है तो मधुमालती की माँ जो है वो क्या करती है, अपनी बेटी यानी मधुमालती को क्या करती, साप दे देती है। और साप क्या देती, पक्षी बनने की। तो पक्षी वो बन जाते, जैसे वो साप देती है वो पक्षी बन जाती है, पक्षी बनकर उड़ जाती है और उड़कर कहाँ चले जाते, ताराचंद के यहाँ चली जाती है और उससे अपनी सारी प्रेम कथा सुनाती है। अब ऐसा होता है ताराचंद के पास जाती है, ताराचंद के पास जाने के बाद उसे अपनी सारी प्रेम कथा नहीं मनोहर और अपनी प्रेम कथा सुनाती है, किस प्रकार वो पक्षी बनी ये सब कुछ सुनाती है। ताराचंद भी मधुमालती को मनोहर से मिलाने का वचन देता है। ताराचंद उसकी प्रेम कथा से इतना प्रभावित होता है कि ताराचंद उसे क्या करता है, वचन देता है कि मैं तुम्हें मनोहर से मिलाकर रहूंगा। अंततः क्या होता है, मनोहर और मधुमालती का विवाह होता है तथा प्रेमा के प्रति ताराचंद का प्रेम उमड़ता है। अब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं कि इसकी जो आगे की प्रति है वो प्रति खाली थी अर्थात नहीं थी, इसलिए वो बताए हैं, वो अनुमान लगाए हैं कि आगे ऐसा होगा कि ताराचंद और प्रेमा का भी विवाह हुआ होगा। तो ये यहाँ तक चर्चा है कि प्रेमा के प्रति ताराचंद का भी प्रेम क्या होता है, उमड़ता है। तो ये पूरा कथा इसमें है। तो ये कथा है मधुमालती का। तो मधुमालती में मनोहर और मधुमालती नायक और नायिका रहे हैं और उपनायक के रूप में ताराचंद और प्रेमा रहे हैं, याद रहेगा। अब इसमें कुछ प्रमुख पंक्तियां भी हैं तो इसे भी आप देख लें। तो प्रमुख पंक्तियां हैं, यहाँ पर 2 प्रमुख पंक्तियों को भी लेकर आए हैं। जब आप नोट्स लीजिएगा नोट्स में पंक्ति आपको देखने को मिलेंगे। अब मधुमालती के अंतर्गत जो मधुमालती है उसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो जैन कवि बनारसी दास रचित आत्मचरित में मधुमालती की प्रेम काव्य का उल्लेख है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन कवि बनारसी दास थे, उनकी रचना आत्मचरित में क्या है, तो मधुमालती की प्रेम काव्य का उल्लेख है। अब दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर ही गुलशने इश्क नाम का एक प्रेम कथा भी लिखी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी गुलशने इश्क नाम की जो प्रेम कथा है वो किसे, मधुमालती से संबंधित है, उसी के आधार पर इस कथा को लिखा गया है। चलिए अगले कवि हैं। तो अगले कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने परिचय देते हुए अगले कवि मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय दिए हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो बताए हैं 1477 ईस्वी बताए हैं और इसके गुरु बताए हैं शेख मोहदी यानी मुहउद्दीन को। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और अधिकतर परीक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो देख लीजिए, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आखिरी कलाम। आखिरी कलाम का रचना काल है 1528 ईस्वी। अब आखिरी कलाम में क्या कयामत का वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि किस रचना में कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब फारसी के अक्षरों में लिखी गई है और इसमें किसकी प्रशंसा है, तो आखिरी कलाम में याद रखें बाबर यानी बादशाह बाबर की प्रशंसा है। किसकी प्रशंसा है, बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अब इसकी दूसरी रचना है यानी इनका दूसरी रचना है अखरावट। तो जायसी की दूसरी रचना अखरावट, जिसका रचना काल बताए हैं 1504 ईस्वी के आसपास। अब यहाँ से भी परीक्षा में कई बार आता है कि वर्णमाला का एक एक अक्षर लेकर सिद्धांत यानी वर्णमाला का एक एक अक्षर किसमें जोड़ा गया है, तो इससे भी संबंधित प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा अखरावट। क्या आंसर होगा, अखरावट। तो वर्णमाला का एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ इसमें लिखी गई हैं। अब इसमें और है, इसमें ईश्वर सृष्टि जीव प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। इनकी अगली रचना है, तो इनका अगला रचना है पद्मावत। क्या है, पद्मावत। पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी। जायसी की अक्षय कृति का आधार है। नायक और नायिका कौन है, तो पद्मावत के नायक रत्नसेन है, नायिका पद्मावती है। और किस शैली में रचित है यह रचना, तो मसनवी शैली में रचित है। अब पद्मावत से संबंध जो महत्वपूर्ण तथ्य उसे देख लेते हैं। तो पद्मावत में राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अनूठा वर्णन है।
पद्मावत के प्रारंभिक पंक्ति में दिल्ली सुल्तान शेर शाह की प्रशंसा की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया है? तो मगन ठाकुर ने 1660 ईस्वी में किया है। अब पद्मावत की प्रतीक योजना भी देख लेते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पद्मावत में याद रखिएगा रत्नसेन जो है वो नायक भी है और रत्नसेन मन का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। अक्सर ये परीक्षा में आता है कि पद्मावत जो है काव्य में गुरु का प्रतीक कौन है? तो हीरामन तोता। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है और सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रतीक योजना से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है वहाँ प्रश्न यहाँ से अक्सर देखने को मिलता है। और यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति पूछ चुका है। तन चितवर मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुद्धि पदमणि चिन्हा, बरूनी का बरनो इमी बनी, साधे बान जानू दुई अनी। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति पूछ देता है, तो याद रखिएगा तन चितवर मन राजा किन्हा, ये पंक्ति जो है वो पद्मावत की है। इसके रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब पद्मावत का जो संपूर्ण कथा सार है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अब इस काव्य की कथा का सार है। इस काव्य में जो है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन कहाँ के राजा हैं? चित्तौड़ के। और सिंहलदीप की राजकुमारी कौन है? पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावती के महल में एक हीरामन नाम का सुआ यानी तोता रहता था, जो वाचाल और पंडित भी था, इसीलिए उसे गुरु का प्रतीक माना गया है। सुआ का पद्मावती से विवाह से संबंधित बातें सुनकर राजा सुआ पर बहुत क्रोध किया, जिससे हीरामन तोता डर से यानी हीरामन सुआ जो है वो डर से उड़कर वहां से भाग जाता है और एक बहेलिये के हाथों पकड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक बार पद्मावती बहुत सुंदरी थी, तो पद्मावती के पास जो है जो हीरामन तोता है वो पद्मावती के पास उसकी विवाह से संबंधित बातें कर रहा था, जिससे उस पद्मावती के पिता यानी राजा सुन लेते हैं और बहुत क्रोध करते हैं, जिससे सुआ यानी तोता को लगता है कि यह राजा मुझे मार देगा, जिसके डर से वो वहां से उड़ जाता है। उड़ने के बाद एक बहेलिये के हाथों क्या करता है? तोता पकड़ा जाता है। अब बहेलिया क्या करता है? बहेलिया चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच देता है। बहेलिया फिर किसको बेचता है? चित्तौड़ के ब्राह्मण को। और ब्राह्मण क्या करता है? तो ब्राह्मण जो है उससे लेकर राजा रत्नसेन को 1 लाख में बेच देता है। यानी राजा रत्नसेन उस तोता को ब्राह्मण से 1 लाख रुपये देकर क्या करते हैं? तो खरीद लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। राजा रत्नसेन हीरामन तोता से पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर उसे पाने के लिए 16,000 कुंवरों के साथ लेकर योगी के वेश में सिंहलगढ़ पहुंचते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि सारांश हमको करना था, तो यहाँ कुछ और आपको बता दूं कि जब हीरामन तोता पद्मावती रत्नसेन के महल में चला जाता है तो राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती है। अब नागमती कहती कि कोई है इस संसार में हमसे सुंदर, ये सब प्रश्न हीरामन तोता से करती है। तो हीरामन तोता बताता है कि इस संसार में एक ऐसी सुंदरी है जिसका पैरों के भी बराबर नहीं है। यह सुनकर जो है वो राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती उसे क्या करती है? तो मारने का क्या करती है? आदेश देती है। परंतु उसके जो जितने भी राजा के महल में थे वे उसे मारने के बजाय उसे क्या करते? छिपा देते हैं और रानी को कह देते हैं कि मैंने मार दिया। लेकिन जब रत्नसेन आते हैं तो हीरामन तोता को पुनः उनके पास प्रस्तुत किया जाता है और हीरामन तोता क्या करता है? तो पद्मावती का रूप वर्णन सुनाने लगता है। अब पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर यानी सुंदर रूप को सुनकर उसे पाने के लिए क्या करते हैं? तो राजा रत्नसेन 16,000 कुंवरों के साथ, कितने? 16,000 कुंवरों के साथ हो लेकर योगी के वेश में सिंहलगढ़ पहुंचते हैं। हीरामन तोता के कहने पर राजकुमारी श्री पंचमी के दिन शिव पूजन के लिए मंदिर जाती है। अब तोता फिर वहां से कहाँ चला जाता है? उड़कर तो राजकुमारी पद्मावती के पास चला जाता है। अब पद्मावती जो से राजा रत्नसेन के बारे में वह कहता है, तो राजकुमारी भी जो है वो क्या करती है? तो रत्नसेन से मिलने के लिए श्री पंचमी के दिन शिव पूजन के लिए मंदिर जाती है, जहां पर रत्नसेन क्या करता है? छिपा रहता है, मतलब वहां पर एक प्रकार से योगी के वेश में रहता है राजकुमारी पद्मावती को देखने के लिए। रत्नसेन पद्मावती के रूप को देखते ही मूर्छित हो जाता है। जब वहां मंदिर पहुंचती है तो राजकुमारी का
रूप देखते ही क्या करता है, राजा रत्नसेन मूर्छित हो जाता है। इतना सुंदरता को देखकर वो क्या होता है, तो मूर्छित हो जाता है। अब रत्नसेन रात्रि में सिंहलगढ़ में घुसता है, परंतु सवेरा हो जाने के कारण पकड़ा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब रत्नसेन रात्रि में ही सिंहलगढ़ घुसता है, परंतु सवेरा हो जाने के कारण क्या होता है, तो पकड़ा जाता है। 16,000 कुंवरों के सहायता से रत्नसेन गंधर्व सेन की सेना को हरा देता है अंततः। अब देखिए ऐसा होता, पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसे एक प्रकार से कैद भी कर लिया जाता है और वहाँ पर फांसी लगाने की भी बात आती है इसे। लेकिन 16,000 कुंवर आते हैं और कह सकते हैं कि गंधर्व सेन की सेना से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। और अंततः क्या होता है, कहानी के अंततः में रत्नसेन का अभी अंततः कहानी का अंत नहीं हुआ है, याद रखिएगा थोड़ा सा, तो इसे थोड़ा सा। तो रत्नसेन का पद्मावती से फिर क्या होता है, विवाह हो जाता है। जब वो गंधर्व सेन की सेना हार जाती है तो हार जाने के बाद रत्नसेन का पद्मावती से विवाह हो जाता है और दोनों चित्तौड़ लौटते हैं और दोनों फिर चित्तौड़ लौट जाते हैं, अर्थात राजा रत्नसेन पद्मावती से विवाह करके अपना राज्य चित्तौड़ लौटते हैं। अब इधर जो है राज दरबारी पंडित राघव चेतन, देखिए यहीं से तो कहानी में मोड़ आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इधर जो है उनके राजा रत्नसेन के राज दरबार में एक पंडित था राघव चेतन नाम का, जो जिसे देश से निकाल दिए जाने पर अर्थात उसे राजा रत्नसेन क्या करते हैं, तो उसे अपने राज्य से निकाल देते हैं। अब निकाल देने के कारण वह रत्नसेन से बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए दिल्ली के बादशाह के पास जाकर पद्मावती के कंगन दिखाकर उसकी सुंदरता का बखान करता है। अब जब रत्नसेन जो है राघव चेतन को देश से निकाल देते हैं तो उनसे बदला लेने के लिए क्या करता है, दिल्ली के बादशाह के पास चला जाता है और वहां जाकर पद्मावती की सुंदरता का बखान करता है। बादशाह अलाउद्दीन पद्मावती को पाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचता है, परंतु असफल रहता है। अलाउद्दीन धोखे से, अब देखिए बादशाह वो कौन है, तो अलाउद्दीन है, याद रखिएगा बादशाह अलाउद्दीन है। और अलाउद्दीन धोखे से रत्नसेन को कैद कर लेता है। अब रत्नसेन को कैद कर लेता है, परंतु गोरा और बादल नामक, अब देखिए रत्नसेन जो थे, रत्नसेन के महल में गोरा और बादल नाम के 2 वीर सरदार भी थे। उनकी सहायता से पुनः अलाउद्दीन की कैद से रत्नसेन क्या होते हैं, तो रत्नसेन मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवपाल और रत्नसेन के बीच युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। अब ऐसा होता है कि इसी बीच जब वो कैद कर लेता है, इसी बीच देवपाल जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि चित्तौड़ को बार बार युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। जब रत्नसेन कैद से छूटकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि देवपाल जो है बार बार युद्ध के लिए क्या कर रहा है, तो बार बार युद्ध के लिए आ रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है। तो देवपाल से रत्नसेन युद्ध करते हैं। अब युद्ध में ऐसा होता है कि दोनों मार जाते हैं। अब नागमती और पद्मावती भी रत्नसेन के शव के साथ सती हो जाती है। अब कथा के अंत में ऐसा होता है कि जब अलाउद्दीन को पता चलता है कि देवपाल और रत्नसेन जो है आपस में ही क्या हुए, युद्ध में दोनों मारे गए, तो अलाउद्दीन को लगता है कि अब नागमती और पद्मावती तो अब मैं आसानी से पा लूँगा। अब जब उसे पता चलता है तो वो क्या करता है, अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुँचता है। अब वहाँ पहुँचता है तो उसे राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ अलाउद्दीन को नागमती और पद्मावती का राख देखने को मिलता है, अर्थात उसे और कुछ भी नहीं मिलता है। जिस आशा में आता है वो सब कुछ क्या होता है, सब बेकार हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण है। पद्मावती को पदीमणि भी कहा गया, भी याद रखिएगा। कैद रत्नसेन की बेड़ियां एक लोहार ने काटी थी, ये भी महत्वपूर्ण है। कैद रत्नसेन की बेड़ियां किसने काटी थी, तो लोहार ने। देवपाल कुंभलनेर के राजा था। अब देवपाल कहाँ का राजा था, तो कुंभलनेर अब यहाँ का राजा था। और इसी से क्या करते हैं, रत्नसेन युद्ध करते हैं और युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। अगले कवि हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अगले कवि जो है उस्मान, उनका वो परिचय दिए हैं। तो ये बादशाह जहांगीर के समय में वर्तमान थे। अब इनके बारे में कहते हैं ये गाजीपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो गाजीपुर के रहने वाले थे। यानी उस्मान जो थे वो गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम, तो उस्मान के पिता का नाम शेख हुसैन, और गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन चिश्ती इनके गुरु थे। उस्मान के कुल कितने भाई थे, तो 5 भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचना महत्वपूर्ण है तो इनकी महत्वपूर्ण रचना चित्रावली, जिसका रचना काल है 1613 ईस्वी।
चित्रावली के रचना काल 1613 ईस्वी, ये भी बता दिया आपको। चित्रावली पुस्तक के आरंभ में बादशाह जहांगीर तथा हाजी बाबा की प्रशंसा है। अब इसके जो सुजान जो है वो चित्रावली काव्य का नायक है। नेपाल के राजा धरणीधर पंवार का पुत्र है सुजान। चित्रावली तथा कमलावती का पति है। अब चित्रावली कौन है? चित्रावली काव्य की नायिका है, रूपनगर की राजकुमारी है। अब कमलावती कौन है? तो सुजान की पत्नी है और सागरगढ़ की क्या है? तो राजकुमारी है। इसमें अन्य पात्र कौन है? तो अन्य पात्र हैं सुबुद्धि, सोहिल, अजगर जो सर्प है, वन मानुष और हाथी। अब चित्रावली काव्य में जो है वो सुजान कुमार और चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अब सुजान चित्रावली से न मिलने तक, यानी सुजान जो है चित्रावली के न मिलने तक समागम करने की प्रतिज्ञा लेकर कमलावती से विवाह करता है। समागम का मतलब होता है यौन संबंध ना बनाना। तो सुजान जब तक नहीं मिलती है तब तक चित्रावली नहीं मिलती है तो सुजान जो है कमलावती से विवाह करता है, परंतु क्या चीज़ प्रतिज्ञा लेकर कि जब तक चित्रावली उनको नहीं मिल जाता तब तक वो क्या करेगा? कमलावती से कोई भी यौन संबंध नहीं स्थापित करेगा। अब इसके कुछ प्रमुख पंक्ति है जो यहाँ आपको लिए हैं। अगले कवि हैं शेख नबी। शेख नबी जो है इनके बारे में कहें कि आप जौनपुर जिले के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। यानी शेख नबी जो है जौनपुर नामक जिले के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इनका समय रामचंद्र शुक्ल जी बताएं 1676 यानी संवत 1676 यानी 1619 ईस्वी। जहांगीर के समय में ये वर्तमान थे शेख नबी। इनकी प्रमुख रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के जो नायक और नायिका कौन है? तो राजा ज्ञानदीप इसके नायक हैं और रानी देवजानी इसकी क्या है? तो नायिका हैं। अगले कवि हैं कासिम शाह। कासिम साहब जो है थे दरियाबाद यानी बारामबक्की के रहने वाले थे। इनका समय रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए 1788 संवत 1788 यानी 1731 ईस्वी। रचना इनकी है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर इनकी प्रमुख रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? कासिम शाह। अब हंस जवाहिर इनकी प्रमुख रचना है कासिम शाह जी की। इसके नायक और नायिका देख लेते हैं। तो हंस जवाहिर के नायक राजा हंस हैं और नायिका रानी जवाहिर है। अब ये जो हंस जवाहिर की प्रमुख पंक्ति है जिसे भी हम लेकर यहाँ पर आपको आए हैं, ये पंक्ति को आप एक बार देख लेना। अब अगले कवि है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद कौन है? तो सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। इनकी संतान है गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। रचना है नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना है इंद्रावती जो इसका रचना काल है संवत 1801। अब इसके नायक और नायिका देख लेते हैं। नायक कौन है? तो कलिंजर के राजा राजकुंवर यानी नूर मोहम्मद जो है इनकी रचना है इंद्रावती। इंद्रावती के नायक कौन है? तो राजकुंवर है और नायिका कौन है? तो इंद्रावती है। इंद्रावती कहाँ की नायिका थी? आगमपुर की राजकुमारी थी। जो इस इंद्रावती जो है आगमपुर के राजकुमारी थी और इंद्रावती जो रचना है उसकी नायिका है और नायक हैं राजकुमार जो कलिंजर के राजकुमार हैं। इनके इसमें शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इंद्रावती जो रचना है नूर मोहम्मद की, इसमें जो है शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा है। इनकी एक और रचना है, अब कौन सी रचना है? तो अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी भी कह सकते हैं कि ये भी इनका महत्वपूर्ण रचना है। तो नूर मोहम्मद की दूसरी रचना है अनुराग बांसुरी। अब इसका जो रचना काल है संवत 1821। यह किस प्रकार की रचना है? तो तत्व ज्ञान संबंधी यह ग्रंथ है। छंद, चौपाई तथा बरवे का प्रयोग किया गया है। कवि ने इस रचना को अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का क्या किया है? तो प्रयास किया है। अब प्रमुख पंक्ति यहाँ पर है, इस पंक्ति को देख लीजिएगा। ये पंक्ति कई बार प्रति परीक्षा में आता है। हिंदू मग पर पाँव न राखी हो का जो बहुते हिंदी जो भाखे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रति परीक्षा में यह पंक्ति आया है। ये पंक्ति किनका है? तो ये अनुराग बांसुरी से यह पंक्ति लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार नूर मोहम्मद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस काव्य धारक के अंतर्गत आने वाले कैसे सूफी काव्य के अंतर्गत आने वाले अंतिम कवि की चर्चा जो रामचंद्र शुक्ल जी ने की है सूरदास की। सूरदास जो है सूफी काव्य परंपरा के एकमात्र हिंदू कवि हैं। सूरदास एक पंजाबी हिंदू था, ये भी याद रखिएगा।
यह शाहजहां के समय में वर्तमान था और इसकी रचना है नल दमयंती। याद रखिएगा, नल दमयंती। ये सभी कवि की चर्चा रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। अब सूफी मत से संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ प्रमुख कथन है। इस कथन को आप नोट्स में देख लीजिएगा। सभी कथन, जितने भी महत्वपूर्ण कथन है, सभी कथन को हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षा में यह कथन जब पूछे तो आपको पता चल जाए ये कथन जो है सूफी काव्य से लिया गया है और ये कथन किनका है तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं कि सूफी काव्यों के नायक और नायिका हम एक बार फिर से लेकर आए हैं। तो मिर्गावती के नायक और नायिका कौन है? राजकुमार और मिर्गावती। मधुमालती के नायक और नायिका कौन है? मनोहर और मिर्गावती के नायक और नायिका कौन है तो राजकुमार और मिर्गावती। मधुमालती के नायक और नायिका कौन है तो मनोहर और मधुमालती। पद्मावत के नायक और नायिका कौन है तो रत्नसेन और पद्मावती। चित्रावली के नायक और नायिका कौन है तो सुजान और चित्रावली। ज्ञानदीप के नायक और नायिका कौन है तो ज्ञानदीप और देवजानी। हंस जवाहिर के नायक और नायिका कौन है तो हंस और जवाहिर। और इंद्रावती के नायक और नायिका कौन है तो राजकुमार और इंद्रावती। इसमें अधिकतर आपको याद रखना है कि राजकुमार को याद रखना है, क्योंकि नायक को याद रखना, नायिका तो रचना से ही पता चल जा रहा है नायिका कौन है, सिर्फ आपको नायक याद रखना है। अब सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले अन्य रचनाएं उसे भी हम देख लेते हैं। तो हंसावली के रचनाकार कौन है तो असायत हैं। चंदायन के रचना कौन है? इसे प्रथम सूफी रचना भी चंदायन को माना जाता है, प्रथम सूफी रचना माना जाता है चंदायन, जिसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। पद्मावती कथा दामोदर जी का है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। हंस जवाहिर जिसकी चर्चा हम कर चुके कासिम शाह की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। रस रतन पुकर की है। और माधवानल कामकंदला गणपति जी का है। तो ये सूफी काव्य को हम लेकर आए, सूफी शाखा को लेकर आए हम इस क्लास 5 में। रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास का क्लास 5 में हम क्या देखे तो प्रेम मार्गी शाखा देखे, यानी भक्ति काल का क्या देखे प्रकरण 3 देखे और क्लास 5 देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे भक्ति काल का जो अभी प्रेम मार्गी शाखा देख लिए। अब अगला क्लास में भक्ति काल का जो है देखेंगे कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। तो सभी को हम धीरे धीरे सभी को बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हैं भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। और जिन साथियों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स संपूर्ण हिंदी साहित्य का हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। जिनको भी चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का ऑफिशियल लिंक है, जिससे आप टच करके आप भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको परीक्षा से संबंधित सभी नवीन जानकारियां मिलेगी। साथ ही साथ वहां पर क्विज के बारे में भी बताया जाएगा और नोट्स वगैरह के बारे में भी वहां आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।